कल आज और कल लाल गोयल के संघ के दर्शकों का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सारोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान के सौजन्य से आ रहा है। आज हमारे मध्य एक शख्सियत हैं जो जिन्होंने अपना देश और विदेशों में नाम कमाया है। मैं आमंत्रित करता हूं और उनका परिचय देता हूं। वो हैं कमोडोर मुकेश भार्गव, रिटायर्ड। बहुत बहुत स्वागत है कमोडोर मुकेश भार्गव आपका हमारे इस शो कल आज और कल लाल गोयल के संग में। कमोडोर मुकेश भार्गव रिटायर्ड, आप मेंबर हैं, आजकल सदस्य हैं बोर्ड ऑफ L&T डिफेंस के। कमोडोर मुकेश भार्गव ने स्नातक की परीक्षा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IIT रुड़की से 1976 में 1976 में पास की। आप 31 वर्ष तक आपने नेवी में कार्य किया, बहुत ही सम्मानजनक ढंग से। आप L&T में कार्यरत हैं और आप L&T बोर्ड के मेंबर हैं डिफेंस के। आप जो हैं साथ में ही L&T MBDA मिसाइल सिस्टम लिमिटेड के बोर्ड पे भी आप बैठते हैं। आप चेयरमैन हैं बोर्ड के LTH मिलकॉम प्राइवेट लिमिटेड, जो एक स्पेशल पर्पस कंपनी बनाई हुई है L&T की, टाटा डिफेंस की एंड एरोस्पेस एंड HCL टेक की। आप संस्थापक निदेशक हैं डिफेंस इनोवेटर एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन DIIA दिल्ली के। आप चेयरमैन हैं नेशनल डिफेंस सब कमेटी मैरिन सिस्टम एंड शिप बिल्डिंग CII के अंतर्गत, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है उसके अंतर्गत जो ये सब कमेटी है उसके आप चेयरमैन हैं। आप चेयरमैन हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी कमेटी, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI द्वारा बनाई हुई है। आप चेयरमैन हैं डिफेंस कमेटी एट CII वेस्टर्न रीजन के। आप मुंबई भार्गव सभा के अध्यक्ष भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आपका कमोडोर मुकेश भार्गव हमारे शो कल आज और कल लाल गोयल के संग में। कमोडोर मुकेश भार्गव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं, लेकिन जब आप शुरुआत की बचपन में, तो आपकी बचपन की यादें थोड़ा आप खगोलें और हमें बताएं कि आपका बचपन कहां बीता, प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई, किस तरह आपने सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ी अपनी शिक्षा में। तो कमोडोर मुकेश भार्गव प्लीज। धन्यवाद लाल गोयल जी आपका कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और कल आज और कल लाल गोयल के संग में मुझे आमंत्रित किया। मेरा जन्म मथुरा, जो कृष्ण जन्मभूमि है भगवान कृष्ण की, वहां पर हुआ था और मेरी आरंभिक शिक्षा मथुरा में ही हुई। मैंने मथुरा में BSc तक, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और BSc का एग्जाम मैंने किशोर रमन कॉलेज से पास किया। उसके बाद मैं भी रोकना चाहूंगा कमोडोर मुकेश भार्गव, बचपन की यादें, बचपन के आपके साथी, बचपन की परिवार, आप अपना थोड़ा सा परिचय दें, आपकी पारिवारिक, आपके पिताजी, माताजी, जिनके बारे में भी थोड़ा सा हम बचपन के बारे में, क्योंकि दर्शक चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि आप किस पृष्ठभूमि से आप कहां पहुंचे हैं। धन्यवाद लाल। मैं मथुरा में, मेरा जन्म एक भार्गव परिवार में हुआ। मेरे पिताजी किशोर रमन कॉलेज के प्रिंसिपल थे और मेरी माताजी सुशीला भार्गव जी वो चमेली देवी खंडेलवाल गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल थी। तो अध्यापकों के परिवार में मेरा जन्म हुआ और इसी वजह से मेरी रुचि पढ़ाई में ज़्यादा रही और भगवान का कुछ आशीर्वाद भी रहा कि मैं पढ़ाई में अच्छी पोजीशंस लाता रहा। हर एक समय, हर एक क्लास में मेरे को प्रथम स्थान प्राप्त होता रहा और मथुरा में मेरा बहुत ही अच्छा बचपन गुजरा। कुछ दोस्त जो आज तक हमारे साथ हैं और उनमें से एक आप भी हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ आज तक जुड़ा हुआ हूँ और जो हमारा
हाई स्कूल का बैच था सन 1968 का, उसका बहुत ही अच्छा ग्रुप हमारा बना हुआ है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ अपनी बचपन की यादें और आज एडल्ट लाइफ की भी यादें एक साथ शेयर करते रहते हैं। सो मथुरा में जो मथुरा की भूमि है, ब्रज भूमि, मथुरा का पानी है, वो मेरी रग रग में आज भी दौड़ रहा है। और मैं समझता हूँ ये भगवान कृष्ण का ही आशीर्वाद है कि मैं आज जिस जगह भी पहुंच सका और जो कुछ भी अपनी जिंदगी में हासिल कर सका। एक तो मेरे माता पिता का, राधा रमन जी भार्गव और सुशीला भार्गव जी का आशीर्वाद रहा, और कृष्ण भगवान का, जहाँ की जिनकी की जन्मभूमि में ब्रज की भूमि, ब्रज की मिट्टी से और ब्रज के पानी से जो मेरा लालन पालन हुआ, मैं समझता हूँ ये उसी का आशीर्वाद है कि मैं जिंदगी में जो कुछ भी हासिल कर सका उसका श्रेय उनको जाता है। तो आपने मथुरा में आप BSc तक आप मथुरा में पढ़े, आपने ग्रेजुएशन मथुरा से किया। उसके बाद आप ने, जैसे मैंने बताया आपके परिचय में, कि आपने को IIT रुड़की में, हालांकि उस वक्त वो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की कहलाता था, IIT नहीं बना था। तो जब आप एक अध्यापक, जो आप दोनों प्रिंसिपल थे आपके माता पिता, तो आप क्या, जब ऐसा माहौल था तो आपको उन्होंने या आपके मन में अध्यापक बनने का विचार नहीं आया? आप इंजीनियर बनना क्यों चाहते थे? क्या कारण था, या किसकी प्रेरणा से आपको लगा कि आपको इंजीनियर बनना चाहिए? मेरा शुरू से ही रुझान साइंस और मैथ्स में रहा। मैथ्स मेरा सबसे मजबूत विषय रहा और मेरे हमेशा 90-95% मार्क्स उसमें, 90-95% मार्क्स आते रहे। तो मेरा शुरू से मन था कि मैं इसी लाइन में इंजीनियरिंग के लिए जाऊं और आगे की पढ़ाई इंजीनियरिंग में करूं। जब मैंने 12वीं क्लास पास की, इंटरमीडिएट पास किया, तो मेरी उम्र उस समय खाली 15 साल ही थी। और उस समय जो इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे अच्छे माने जाते थे वो IIT माने जाते थे, और उसमें 11वीं क्लास के बाद ही लिया जाता था। और उम्र जो थी वो मिनिमम उम्र, सबसे कम उम्र 17 साल की थी। तो 12वीं पास करने के बाद मैं IIT में क्वालिफाई ही नहीं होता बैठने के लिए। इसलिए जब मैंने BSc पास किया उस समय मेरी उम्र 17 साल की थी और मैं क्वालिफाइड था IIT में जाने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि 2 साल एक्स्ट्रा जो मैंने BSc में किए हैं वो एक तरह से बेकार हो जाएंगे, और IIT उस समय 5 साल का हुआ करता था, जबकि रुड़की विश्वविद्यालय जो उस समय, जो बाद में IIT रुड़की बन के मशहूर हुआ, उसमें 12वीं क्लास के बाद लेते थे और इंजीनियरिंग 4 साल की थी। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरा 1 साल इंजीनियरिंग का बचेगा अगर मैं रुड़की में जाता हूं। और रुड़की उस समय जितना आज IIT मशहूर है, रुड़की उस समय उससे उतना ही, और कुछ विषयों में उससे भी ज्यादा मशहूर हुआ करता था। तो इसलिए मैंने तय किया कि मैं इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस में बैठूंगा। रुड़की के एंट्रेंस में मेरा पास हुआ। मेरा IIT में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन IIT में 1 साल ज्यादा करने की को मैंने उचित नहीं समझा, और मैंने निश्चय किया कि मैं रुड़की में जाकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लूंगा, और उसके बाद आगे का। तो आपने रुड़की से आपने स्नातकोत्तर की परीक्षा प्राप्त की, अपना इंजीनियर बने आप। लेकिन इंजीनियरिंग के बाद आपका मन नेवी में जाने का, नौसेना में जाने का कैसे बना? उस वक्त आपने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि और भी बहुत एवेन्यूज थे उस वक्त जो इंजीनियर बनते थे। उस वक्त तो इंजीनियर्स की बहुत डिमांड थी इंडिया में। तो आपका क्या प्रेरणा थी जो आप नेवी में गए? बहुत अच्छा सवाल है लाल। मैं जब इंटरमीडिएट और BSc में भी मैं NCC में सीनियर अंडर ऑफिसर की पोजीशन पर पहुंच गया था। मेरे पिताजी जो पहले प्रिंसिपल बनने से पहले डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे, और वो खुद भी NCC में काम किया करते थे। तो मेरा हमेशा से यूनिफॉर्म की तरफ एक सम्मान था, एक लगाव था। और मेरे पिताजी खुद कहा करते थे कि अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो डिफेंस से अच्छी कोई लाइफ नहीं हो सकती। मैं शुरू से ही, मेरा स्पोर्ट्स में रुचि थी। मैं टेबल टेनिस, बैडमिंटन कॉलेज की टीम में रहा करता था, कॉलेज का कैप्टन भी था। और रुड़की में जाने के बाद मैंने स्क्वॉश रैकेट भी शुरू किया, जिसमें मैं
यूनिवर्सिटी की टीम में बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वॉश और टेबल टेनिस की टीम में रहता था। तो मेरे पिताजी का ये मानना था कि मैं ये अपने स्पोर्ट्स डिफेंस में रह के चालू रख सकता हूँ, और अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी में एक इंजीनियर की नौकरी लेता हूँ तो ये उस समय नहीं हो पाएगा। ये एक तरीका था। दूसरा, जो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो मिलिट्री के अंदर मिलता है, जो हमारी फौज की नौकरी में मिलता है, और जो एनवायरमेंट क्लब का और बच्चों की ग्रोथ का जो मिलता है, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर या किसी लाला की नौकरी करने में वो कभी नहीं मिल सकता था। जब मैंने रुड़की में एग्जाम फाइनल ईयर से पहले, प्री फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में जब मैं था, तो कैंपस इंटरव्यू हमारे शुरू हो गए थे, और मैं 3-4 जगह बैठा जहां कि मेरा सिलेक्शन हो गया था। IIM अहमदाबाद में मेरा सिलेक्शन हो गया था MBA के लिए, श्रीराम केमिकल्स कोटा में हो गया था, उषा इंटरनेशनल करके एक कंपनी हुआ करती थी जो स्विंग मशीन्स और सीलिंग फैंस बनाते थे उषा के, उसमें मेरा मैनेजमेंट ट्रेनिंग का हो गया था, और L&T स्विच गियर में भी मेरा उस समय एडमिशन हो गया था। लेकिन 5वां जो मेरा था वो नेवी के अंदर एज एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट की तरह मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं SSB के एग्जाम के लिए इलाहाबाद गया था और मैंने SSB पास कर लिया था। SSB जाने का ये था कि ये इंटरव्यू होता क्या है, क्यों इतना डिफिकल्ट इसको मानते हैं, क्या फिजिकल चैलेंजेस इसके अंदर होते हैं और क्या साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, ये सब देखने के लिए एक तरह से मौज मस्ती के लिए गए थे। लेकिन भगवान का इच्छा थी कि मुझे उसमें भी सिलेक्शन हो गया, और अब मेरे पास 5 ऑप्शन थे, 4 प्राइवेट कंपनी के, 3 प्राइवेट कंपनी के, एक IIM अहमदाबाद का, और 5वां था नेवी का। तो मेरा IIM अहमदाबाद जाने का बहुत मन था क्योंकि मैं मैनेजमेंट ट्रेनी बनना चाहता था। लेकिन मेरे पिताजी ने फिर मुझसे कहा कि अगर तुम्हें नेवी के अंदर सिलेक्शन हो गया है, तीनों सर्विसेज में वो सबसे अच्छी सर्विस है, उसकी यूनिफॉर्म एकदम सफेद होती है, उसमें बहुत स्मार्ट लगते हैं, तुम अपने गेम्स चालू रख पाओगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम देश की सेवा कर पाओगे। तो एक तरह से मेरे पिताजी की इच्छा थी और उनका रुझान था कि प्राइवेट नौकरी तो तुम फिर भी कभी कर सकते हो, लेकिन फौज की नौकरी, देश की सेवा, तुमको फिर मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने मुझे टिकट खरीदा और कोचीन जो हार्बर टर्मिनस की ट्रेन होती थी दिल्ली में, उस ट्रेन में बैठा दिया, और मैंने फिर जाके जुलाई सन 76 में मैंने नेवी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद से मेरा नेवी का करियर शुरू हुआ। तो आपने पिताजी के कहने पे और उनकी बातों को मान देते हुए और देश सेवा का एक जो आपके अंदर जज्बा था, तो आपने सोचा कि क्यों ना नेवी में ज्वाइन किया जाए, और आप अपना खेलों का, क्योंकि मुझे याद है कि आप बचपन में बहुत अच्छे, प्रतिभाशाली और नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट में भी नंबर 1, उस एज में सबसे जो जूनियर्स की एज थी, मैं याद कर रहा हूँ 6ठी 7वीं 8वीं क्लास का, तब आप उसके चैंपियन थे पूरे डिस्ट्रिक्ट मथुरा के, और काफी आगे जाना चाहते थे। तो आप जब नेवी में पहुंचे तो नेवी की आपकी यात्रा कैसे रही, उसके बारे में थोड़ा बताइए। लाल, मैंने नेवी में 31 साल नौकरी की, और मैं समझता हूं कि वो मेरा जिंदगी का सबसे अच्छा सुनहरा वक्त था, क्योंकि एक तो उस समय बहुत ही जवान थे, खून गर्म था, और देश सेवा का जज्बा जो था उसका मौका हमको मिला। मैं समझता हूं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नेवी सबसे अच्छी सर्विस मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक इंजीनियर और एक टेक्निकल ऑफिसर होने की वजह से जिस तरह की टेक्नोलॉजी आपको हैंडल करने को मिलती हैं, वो एकदम सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होती है। क्योंकि नेवी के अंदर आप दुश्मन को अपने सामने नहीं देखते हैं, आपको उसको मिसाइल से, कम्युनिकेशन से, आपको इंटरनेट से उसको पकड़ना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट था वो बहुत ज्यादा था, और एक टेक्निकल ऑफिसर होने की वजह से तीनों सर्विसेज में नेवी के अंदर सबसे अच्छे चांसेस थे ग्रोथ के, और मुझे ग्रोथ के चांसेस मिले भी। नेवी ने मुझे मौका दिया शिप्स में काम करने का, और मैंने 6 साल मेजगॉन डॉक में युद्ध पोत बनाने का
और उसका इंस्पेक्शन और एक्सेप्टेंस करने का भी काम किया, जिससे कि मुझे एक नई तरह की टेक्नोलॉजी का ज्ञान हुआ। ये नेवी का ही अपॉर्चुनिटी थी कि मेरा सिलेक्शन हुआ विदेश जाने के लिए 3 साल के लिए, जहाँ की मुझे पहली जो परमाणु पनडुब्बी जो हमारे देश लेना चाह रहे थे, उसकी ट्रेनिंग के लिए मुझे रशिया व्लादिवोस्टॉक भेजा गया। मेरी शादी हुई थी, मेरा बेटा बहुत छोटा था, लेकिन 3 साल के लिए जाना था और परिवार के साथ जाना था, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। मेरी बेटी का जन्म वहीं हुआ। वो एक रशियन सिटीजन है, ड्यूल सिटीजनशिप है उसके पास, हिंदुस्तान की और रशिया की। और 3 साल वहां रहने के बाद फिर जब न्यूक्लियर सबमरीन को कमीशन करने की बात आई, मतलब हिंदुस्तान उनसे 3 साल के लिए उसको लीज पे ले रहा था, तो एक जो हमारे 3 क्रू ट्रेन हुए थे, उसमें से एक क्रू को सेलेक्ट करना था जो उसको कमीशन के लिए जाएगा। उसमें भी मेरा चयन हो सका और मैं हिंदुस्तान का पहली न्यूक्लियर सबमरीन का फर्स्ट क्रू बन सका। यह एक तरह की गर्व की बात है और मैं उसके लिए नेवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इतना बड़ा एक अवसर आपको मिला कि एक परमाणु पनडुब्बी जो हमारे देश में पहली बार आई, उसके आप फर्स्ट क्रू थे, वो क्रू के मेंबर थे जिसने वो परमाणु पनडुब्बी को भारत में लाए। जी मुकेश जी। तो ये पनडुब्बी जो थी, ये हम लोगों ने 3 साल के लिए लीज पे ली थी, लेकिन हिंदुस्तान की नेवी, भारत नौसेना का ये लक्ष्य था कि हमें अपनी सबमरीन खुद डिजाइन करनी है। और ये मेरा सौभाग्य था कि वो ट्रेनिंग जो मुझे वहां मिली रशिया में, उसकी वजह से मुझे जो हमारा सबमरीन डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंदर मेरी पोस्टिंग हुई और 10 साल दिल्ली में रह के मैं उसका एडिशनल प्रिंसिपल डायरेक्टर पोजीशन पे एज अ कोमोडोर बन सका। और मैं इलेक्ट्रिकल वेपन और कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए मैं चीफ डिजाइनर इस आणविक परमाणु सबमरीन का बन सका। और जो INS अरिहंत के नाम से बाद में कमीशन हुई, उसका मैं चीफ डिजाइनर इलेक्ट्रिकल वेपन कंट्रोल सिस्टम्स का रहा। मुकेश जी, मुझे ऐसा, मुकेश जी 1 मिनट में, ऐसा सुनने में आया था उस वक्त कि उस वक्त भारत में अगर कोई डिजाइनिंग एक्सपर्ट है परमाणु पनडुब्बी का, नंबर 1 है, उसमें आपका नाम आता था। क्या ये बात सही है? मैं नहीं कहूंगा कि मैं नंबर 1 हूं। मैं उस टीम में एक अहम पोजीशन पे था जिसने कि ये डिजाइन किया था, और इलेक्ट्रिकल वेपन कंट्रोल सिस्टम का मैं हेड था। दूसरे भी लोग थे जिन्होंने इक्वल या मुझसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया होगा, लेकिन यस, ये सही बात है कि मेरा उसमें अधिक योगदान रहा। लेकिन मेरा योगदान वहीं खत्म नहीं होता। उसके बाद जहां सबमरीन बन रही थी, वहां पर जनरल मैनेजर की पोजीशन के लिए भी मुझे सेलेक्ट किया गया, जो एक तरह का क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट माना जाता है नेवी में एडमिरल बनने का। तो विशाखापट्टनम में जहां पर ये सबमरीन बन रही थी, वहां मुझे जनरल मैनेजर प्रोडक्शन की तरह से नियुक्त किया गया। और मैं जब आगे एडमिरल बनने के लिए वेट कर रहा था, उस समय मुझे कॉल आया, ये कंपनी जो है लार्सन एंड ट्यूब्रो, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिनको वो सबमरीन बनाने का, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया अपने यहाँ ज्वाइन करने के लिए, जिस साल मेरा एडमिरल के लिए सिलेक्शन होना था। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल चयन था कि 31 साल नौकरी करने के बाद जब आप एडमिरल बनने के लिए वेट कर रहे हैं, उस समय आपके सामने एक दोराहे पे आके खड़े हो गए कि ये एडमिरल की पोजीशन ली जाए या अपने को कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाना चाहिए। बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था और मैं उसके लिए अपनी पत्नी मीनू भार्गव को धन्यवाद देना चाहूंगा। वो मेरे साथ पूरे टाइम रही। हालांकि मेरे दोनों ही बच्चे, मेरा बेटा मयंक और बेटी मिताली, वो चाहते थे कि मैं नेवी में कंटिन्यू करूं, क्योंकि उनको लगता था कि एडमिरल बने तो बड़ा बंगला मिलेगा और बड़ी आर्ट रहेंगे। लेकिन मुझे देखना था कि अभी यूनिफॉर्म के अंदर 31 साल रहने के बाद एक प्राइवेट सेक्टर की, कॉर्पोरेट की लाइफ क्या होती है, और मुझे एक चांस मिल रहा था कि जो सबमरीन मैंने डिजाइन की है, अब उसको मैं
बना के नेवी को वापस कर सकता हूँ। तो एक तरह से पूरा लाइफ साइकिल जो है, डिजाइन करना, डिजाइन की ट्रेनिंग लेना, सबमरीन कमीशन करना, उसको डिजाइन करना, फिर उसको बनाना और बना के फिर नेवी को उसको वापस समर्पित करना, ये एक तरह का न्यूक्लियर सबमरीन का पूरा लाइफ साइकिल मुझे मौका मिल रहा था पूरा करने का। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं L&T का जो निमंत्रण आया है इसको स्वीकार करूंगा। और सन 2006 5 मई को मैंने L&T ज्वाइन कर लिया और तब से मैं यहाँ 15 साल से L&T में हूँ। और मुझे मौका मिला L&T के अंदर वो मरीन बिजनेस हेड करने का, वो सबमरीन कंप्लीट करने का और उसके बाद की एक और सबमरीन भी बनाने का। और मैं इसके लिए नेवी को और कृष्ण भगवान को, जो मेरे इष्ट देव हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनकी जन्मभूमि में मेरा जन्म हुआ, कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा कि मैं इस मुकाम तक पहुंच सका कि एक न्यूक्लियर सबमरीन, एक परमाणुक पनडुब्बी का पूरा लाइफ साइकिल मैं देश के लिए समर्पित कर सका। आपने जैसा बताया कि कहाँ आप 31 वर्ष तक आप यूनिफॉर्म सर्विसेज में, नौसेना में, नेवी में रहे, उसके बाद आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आए L&T में, और इसमें आपको काफी दुविधा थी कि आप डिसीजन इधर लें या ना लें, लेकिन आपने फिर भी चूज किया, आपने सोचा कि नहीं, अब हमें कॉर्पोरेट सेक्टर भी देखना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न यह है कि अब आपने दोनों चीजें देखी, आपने नौसेना का भी एक लाइफ देखी, अपनी जिंदगी देखी, 31 वर्ष देखे, और 15 साल जैसा आपने बताया कि आपने अब यहाँ पे L&T में भी वर्क देखा। अब आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि कहाँ अंतर है और कहाँ क्या, किसमें आपको लगा कि अगर मैं वहां रहता तो हो सकता है मैं और एडमिरल बन के और देश की सेवा कर सकता था, या आपको लगा कि आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में आके आपने बहुत कुछ और नई चीजें सीखी जो आप नेवी में रह के नहीं सीख पाते? इस बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने लाल जी। मैं नेवी में 31 साल जो मैंने देश की सेवा की, मेरे ख्याल से उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन जो मुझे मौका मिला कॉर्पोरेट में आके काम करने का, यहाँ मैंने ये रियलाइज किया कि यहाँ पर सारा डिसीजन मेकिंग आपके अपने ऊपर है। आपको किसी ऊपर से किसी की परमिशन नहीं लेनी है। एक तरह से जब आप बिजनेस हेड बन जाते हैं, बिजनेस यूनिट को हेड करते हैं, तो सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं और उस डिसीजन के लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और कंपनी ये चाहती है कि आप उसकी फाइनेंशियल और बिजनेस ग्रोथ करें, बस यही एक उनका रिक्वायरमेंट रहता है। तो एक ये डिसीजन मेकिंग का जो मुझे मौका मिला, ये एक तरह का जिसे कहना चाहिए एक एडिक्शन है, क्योंकि जैसे जैसे आप डिसीजन लेते हैं और आपके डिसीजन सक्सेसफुल होते जाते हैं, आपको ऊंची पदवियां मिलती जाती हैं। और मुझे L&T के अंदर मौका मिला तरह तरह के बिजनेस हेड करने का। मैंने मरीन बिजनेस हेड किया, उसके बाद मुझे फ्लाइट सिस्टम बिजनेस दिया गया, जिसमें मैं मिसाइल्स और इसरो के जो अंतरिक्ष यान हैं उनका भी बनाने का मुझे मौका मिला। और बाद में मुझे इंटरनेशनल बिजनेस हेड करने का मौका मिला, जिससे कि मैं एक तकरीबन पूरे विश्व में ज्यादा से करीब 30-35 देश को मैं घूम सका और वहां पर उनके साथ पार्टनरशिप करके जॉइंट वेंचर्स बना सका। जैसे आपने मेरे परिचय में बताया, 2 जॉइंट वेंचर्स मैंने बनाए जिनके कि मैं बोर्ड पर भी हूँ। और इसकी वजह से मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिला विदेश में जाकर, विदेश के इंडस्ट्रीज के लीडर्स के साथ 1-on-1, मतलब एक ही टेबल पर अपने बराबर की तरह से उनसे बात करने का। और जो मुझे रेस्पेक्ट और जो मुझे एप्रिसिएशन फॉरेन कंपनी हुआ कि L&T ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट और बाद में मेंबर ऑफ द बोर्ड बनाया। तो ये जो है, ये मौका मुझे कभी नहीं मिल सकता था अगर मैं नेवी में रहता। ये जो नया एवेन्यूज मिला और जो नई कैपेबिलिटीज मेरे अंदर थी, जो एक तरह से डोरमेंट थी या नीचे दबी हुई थी, ये कंपनी में आके मुझे उन पर उभरने का मौका मिला, उन प्रतिभाओं को कार्यान्वित करने का मौका मिला। और उसकी वजह से ना सिर्फ मेरी कंपनी का, लेकिन मेरा अपना भी ग्रोथ हुआ। मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा जो देखने का नजरिया है विश्व का, वो एकदम बदला। और एक इंडस्ट्रीज के अंदर, डिफेंस इंडस्ट्री में मुझे एक तरह का विशेषज्ञ माना जाता है। और आज मैं
सब नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें लीडरशिप पोजीशन के ऊपर पहुंच सका। ये सब नहीं हो सकता अगर नेवी में रहता तो। नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आज आप इस लीडरशिप पोजीशन पे हैं। लेकिन आपसे एक चीज जरूर जानना चाहेंगे कि आज आपने नेवी में कार्य किया, आप कंपनी में काम किए और आप विदेशों में भी जाके आपने जॉइंट वेंचर बनाए। आपको क्या लगता है कि हमारे भारत और विदेशों का जो इस वक्त चल रहा है, आपस में समन्वय चल रहा है, इस तरह के जॉइंट वेंचर्स आ रहे हैं, क्या हमारे भारत में इंजीनियर्स, भारत के जो विशेषज्ञ हैं, क्या हम विदेशों से कम हैं या हम भी उन्हीं की टक्कर के हैं? थोड़ी सी हमें थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। आपको क्या लगता है? हमारे अंदर, जहां तक इंजीनियरिंग की सवाल है, हमारे अंदर वो सब प्रतिभाएं हैं जो भारत के बाकी विदेश लोगों में हैं, लेकिन कुछ जगह तो हम उनसे भी आगे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा मंगलयान का, जिसमें कि मेरी कंपनी ने 8 सब सिस्टम्स दिए थे उसके अंदर, और चंद्रयान में भी। मंगलयान का जो हम लोगों ने बनाया यहाँ पर इसरो के साथ, उसका टोटल कॉस्ट जो आया वो एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट था जो अमेरिका ने लिया। अमेरिका ने मंगलयान उसी समय भेजा था जब हमने भेजा, लेकिन हमसे 1 महीना पहले। लेकिन हम दोनों, हिंदुस्तान और अमेरिका का मंगलयान एक साथ वहां पहुंच सका। ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं हो सकती थी अगर विदेशी लोग हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते। तो मैं समझता हूं इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन साइंटिस्ट, और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि डीआरडीओ ने जो डाइऑक्सी ग्लूकोज डी निकाला है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो हो सकता है कि एक ब्रेक थ्रू हम मेडिकल फील्ड में भी ला पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की ना तो इंजीनियर्स या साइंटिस्ट या डॉक्टर्स विदेश में किसी भी से भी कम है। मैं समझता हूं उनके बराबर हैं, या किसी फील्ड में तो हम उनसे भी आगे हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि हम लोग उनसे भी आगे हैं, काफी फील्ड्स में विदेशों से बहुत आगे हैं। और जो आपने मंगलयान की बात बताई वो तो सर्वविदित है कि हमने कितने कम खर्चे से हमारे वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने आप सबके सहयोग से ऊपर गया। अब चलते चलते आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को कि वो क्या करे जिससे कि इस देश को वो और आगे लेके जाए? कमोडोर मुकेश भार्गव। मैं युवा पीढ़ी के लिए यह संदेश देना चाहूंगा कि आज हम जिस माहौल से अभी गुजर के चुके हैं, ये जो पेंडेमिक है या जिसे महामारी बोलते हैं, इसने हमको एक वैल्यू सिस्टम की अहमियत हमारे सामने लाके रखी है। आज हम वो सब कर रहे हैं जिसे हम भूल चुके थे। जो हमारे दादा परदादा और हमारी माँ हम लोगों को कहती थी, हाथ धो के आओ, बाहर से आके कपड़े चेंज करो, आज हम कह रहे हैं कि वो सब चीजें हमको वापस से करने को पड़ रहा है क्योंकि ये महामारी आ गई है। मैं समझता हूं कि आज जो समय है इस यंग पीढ़ी के लिए, इनको अपने रूट्स में वापस जाने की बहुत जरूरत है। और कुछ जो अभी आपके शो पे आने से पहले मैं एक CII के वेबिनार में था और वहां पर ये बातें हो रही थी कि जो लीडर्स के लिए जो क्वालिटीज आगे चाहिए, जो मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूंगा, वो उसका पूरा पैराडाइम चेंज हो गया है। 2 साल पहले जो लीडर्स की क्वालिटीज थी, वो क्वालिटीज जो हीरोज थे वो अभी जीरोज हो गए हैं। और अभी एक नए लीडर्स की जरूरत है जिनके अंदर काइंडनेस, जिनके अंदर कंपैशन, जिनके अंदर ऑथेंटिसिटी, सच बोलना, अपने अंदर सौहार्द की भावना लाना, ये बहुत जरूरी हो गया। अपने पड़ोस का, अपने आसपास का और अपनी सोसाइटी का लुक आफ्टर करना, देखभाल करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि बिजनेस तो कभी भी हो सकता है, अगर जान है तो जहान है। और आज जान है ना, उसके लिए लीडर्स को चाहिए कि अपने टीम को, पहले तो अपने को सुरक्षित रखो, उसके बाद अपनी टीम को सुरक्षित रखो, और उसके बाद बिजनेस, देश आगे बढ़ेगा। तो मैं ये मैसेज चाहूंगा कि अपने आप को संभाल के रखिए, अपने पड़ोस में अपने साथ के लोगों को संभाल के रखिए, और आगे होने वाला जो समय है उसके अंदर जो पुराने हमारी सभ्यता थी उसके सारे क्वालिटीज हमको वापस लाने होंगे। बहुत 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 धन्यवाद कमोडोर मुकेश भार्गव आपका कि आपने इतने कम समय में, लेकिन जिस तरह आपने बताया, मैं सोचता हूं युवा पीढ़ी क्या बड़े लोगों के लिए भी एक बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक आपकी जीवन शैली रही है, आपकी जीवन यात्रा।
कहां से एक छोटे शहर से शुरू करके और एक अध्यापक परिवार से निकल के आपने इतने बड़े बड़े मुकाम प्राप्त किए और आप पूरे देश के एक चोटी के इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने और आपने इतनी बड़ी पनडुब्बियां, मंगलयान तक का आपने संरचना की, डिजाइनिंग की। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको और आपके परिवार को। एंड टुडेज प्रोग्राम विच हैज बीन लाइव टेलीकास्टेड V4 न्यूज द्वारा, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, और इसको हमने फेसबुक और यूट्यूब पे भी लाइव दिखाया, इसका सीधा प्रसारण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉमोडोर मुकेश भार्गव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कल लाल गोयल के संघ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत